मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हाई स्कूल यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी पैट्रियोटिज्म स्प्रेड इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी, हाउ द नेशनलिज्म स्प्रेड इन ऑल ओवर द यूरोप। तो सबसे पहले उसमें की पॉइंट है जिसको समझेंगे हम लोग, जैसा है फ्रेंच रिवोल्यूशन, नेपोलियन कोड और वियना कांग्रेस और एंड अदर सम फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनलिज्म इन यूरोप। जिसमें सबसे ज़्यादा है जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है। फ्रेंच रिवोल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था वो 1789 में हुआ था। फ्रांस में उस टाइम पे जो किंग थे, जो एम्परर थे, वो थे लुई 16 थे। और उनकी नीतियों से, यानी कि उनके थॉट प्रोसेस से वहाँ के लोग क्या थे, इत्तेफाक नहीं रखते थे। मतलब वहाँ के लोग उनके नीतियों के खिलाफ थे। बट क्या था, जब किंगडम होता है तो आप खिलाफ होते हैं या अपोजिशन में होते हैं, फिर भी आप राजा को कुछ भी नहीं कह सकते। तो धीरे धीरे ये हुआ कैसे नेशनलिज्म इन यूरोप। एक्चुअल में ये जो फ्रेंच का रिवोल्यूशन था, जो फ्रांस रिवोल्यूशन था, वो इन्फ्लुएंस था अमेरिका के रिवोल्यूशन से। अमेरिका में रिवोल्यूशन कब हुआ? अमेरिका में रिवोल्यूशन हुआ 1776 में, और जो फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ वो 1789 में हुआ। अमेरिका में जो रिवोल्यूशन हुआ वो 1776 में हुआ, और क्या हुआ, वहाँ पे किंगडम हट करके डेमोक्रेसी आ गई। उसी तरह फ्रांस में भी क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ 1789 द कंडीशन ऑफ सोशल सिस्टम ऑफ फ्रांस वॉज नॉट गुड। तो फ्रांस की जो है जो हालत थी वो यूरोप के जो अदर कंट्रीज थे उससे ज़्यादा ख़राब तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर जो लोग थे वो खुश नहीं रहते थे। उसके रीजंस क्या हैं? जो जिनको स्टेट्स कहा जाता है यूरोप में, यानी कि फ्रांस में जो रहने वाले लोग थे वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड थे। दे वर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट। पहले जो थे उसमें रिच पीपल आते थे और प्राइस आते थे, ठीक है। और जो लास्ट वर्ग, जो सेकंड वर्ग था, जो सेकंड था उसमें, सॉरी जो पहले थे उसमें जो है क्या बोलते हैं, रिच पीपल आते थे, ठीक है। तो लास्ट वाले में एकदम लास्ट वाले में जो आते थे कुलीन वर्ग, यानी कि जो एकदम आखिरी लोग थे, जिसमें बहुत सारे जो उनकी पॉपुलेशन थी उसका 95% जो पार्ट था वो तीसरे वाले स्टेट्स में था, मतलब थर्ड कैटेगरी में था। और जो थर्ड कैटेगरी थी उसको सारे टैक्सेस पे करने होते थे। और जो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी थी जिसमें रिच पीपल और मतलब वहाँ के प्राइस ये सब आते थे, उनका होता था उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, जिसमें से 80% जो थे वो फार्मर्स थे, और दे वर कॉम्पेल्ड टू पे द टैक्सेस। यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस में रिवोल्यूशन आया। इसके साथ साथ जो रिवोल्यूशन आया क्योंकि जो वहाँ पे किंग थे वो थे लुई 16। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस लोड था उनका, और फिजूल खर्च बहुत होते थे। इनकम कम थी और फिजूल खर्च ज़्यादा होते थे, जिस वजह से क्या हुआ, वहाँ की जनता क्या हो गई कि उनसे अपोज होने लगी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट मतलब जो इकोनॉमिस्ट को फ्रांस में उस टाइम फिजियोक्रेट कहा जाता था। फिजियोक्रेट ने बताया कि जिस तरह से ये कभी जो पढ़ा लिखा हुआ था, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने बताया कि जिस तरह से अभी चल रहा है इस तरह से फ्रांस बहुत दूर तक आगे नहीं जा सकता। इसलिए क्या हुआ, वहाँ के लोग 1789 में इकट्ठा हुए और लगभग 7000 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बादशाह के खिलाफ आंदोलन कर दिया। तो ये था आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन। जिसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है 14 जुलाई 1789 के बाद जो लुई 16 थे वो सिर्फ एक नॉमिनल किंग थे, ठीक है। जो भी होता था वो एक नेशनल असेंबली थी, वो ही पूरे फ्रांस के लिए नियम बनाने लगी, ठीक है। और आपने वर्ड सुना होगा टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट में क्या हुआ, अधिवेशन यानी कि मीटिंग्स होने लगी, और वहाँ पर फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि फ्रांस के लोगों ने जो 14 जुलाई को क्या था, बास्तील एक जगह पर है, बहुत ही फेमस है बास्तील, एक वहाँ पे जहाँ पे सारे लोग जो है
पकड़े जाते थे, फिर बंद किए जाते थे, वहाँ पे फ्रांस के लोगों ने चारों तरफ से उसको कर लिया, उसके बाद उसको तोड़ दिया। पर वहाँ पे लोग जो बंदी थे वो सिर्फ 7 लोग थे, लेकिन वो एक किंगडम का एक तरह से माप था, और जब वो ढह गया तो वहाँ से किंगडम ख़त्म होने लगा। तो ये था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट इज है हमारा नेपोलियन कोड। नेपोलियन क्या था? जब ये फ्रांस का रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद 1800 समथिंग के बाद 1800 बिगिनिंग ऑफ द 1800 में क्या हुआ कि नेपोलियन वहाँ के राजा बने। तो नेपोलियन ने क्या था, उससे पहले नेपोलियन के टाइम पे 1792 से 1815 तक की फ्रांस जो है वो अपने आसपास जो कंट्रीज़ थे उससे बार बार बैटल कर रहा था, बार बार लड़ाई हो रही थी। उसमें बहुत ही फ्रांस समझ लीजिए 1913 तक 15 तक की लगातार छोटे छोटे बैटल्स में, छोटे और बड़े सभी तरह के बैटल्स में जो है एक तरह से बिजी था। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस में जो है किंगडम ख़त्म हो गया, ठीक है, और हर तरह के लोगों का बातचीत सुनने जाने लगी, लोगों का आम जनता से कैपिटलिज्म आ गया, एक तरह से किंगडम हट करके कैपिटलिज्म आ गया, ठीक है। और जो लोग फ्रांस को सिर्फ ऐसा समझा जाता था कि ये लोग हैं रह रहे हैं, उनको फ्रांस के लोग समझा जाने लगा। फ्रांस में उनको एक अलग से उनको क्या बोलते हैं मान्यता मिली। नेक्स्ट है कि नेपोलियन इज़ द वेरी फेमस पर्सन। नेपोलियन का उसने अपने कोड ऑफ कंडक्ट, जब ये किंग बने, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, नेपोलियन जब ये किंग बने तो इन्होंने अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, मतलब कुछ रिटन लॉज बनाए। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी को भी प्रिजन में नहीं डाल सकता, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता जब तक उसके ऊपर चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो अगर ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट गिल्टी, आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नेपोलियन थे इन्होंने रिटन लॉज बनाया जिसने बताया कि सारे लोगों को बराबर का राइट है, ठीक है, और कोई भी एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तो ये हमारा नेपोलियन कोड थे। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वियना कांग्रेस और जो भी उसके बाद का यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैला तो ये उसमें डिस्कस किया जाएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अमेरिका की रिवॉल्यूशन से, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776 से इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस था पूरा नेशनलिज्म इन यूरोप, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का फैलना। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे जिसको बहुत ही जल्दी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो उसको बताएं, फिर इसके आगे का उससे और बेहतर करके बनाया जाए। थैंक यू।